हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज हम करप्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। कल हमने एक प्रश्न को आरटीआई वाला टॉपिक था उसके अंदर देखा था, जो उसके बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सत्यम घोटाले के आलोक में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो यह प्रश्न कह रहा है कि जो सत्यम घोटाला 2009 के अंदर हुआ था, उसके बाद इस प्रकार के घोटाला को रोकने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस है को पारदर्शी जवाबदेह बनाने के लिए, ताकि इस प्रकार के जो घोटाले हैं वो वापस ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या क्या सुधार लेके आई है उनको हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि जो कॉर्पोरेट होती है, जैसे कि जो सत्यम कंप्यूटिंग सर्विस कंपनी थी या फिर जो रिलायंस कंपनी है, इस प्रकार की जो निगम होती हैं या कंपनीज होती हैं, उनके अंदर जो शासन व्यवस्था है उसी को ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। और उस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको पारदर्शी या जवाबदेह एथिकल प्रैक्टिसेस को लाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ताकि जो शेयर होल्डर हैं उनके हित सुनिश्चित हो सके या फिर जो अल्पसंख्यक हितधारक हैं उनके हित सुनिश्चित हो सके। तो उनको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उनको हमें यहाँ पर बताना है। तो हम उत्तर पर जाने से पहले जो ये सत्यम घोटाला था उसको एक बार जान लेते हैं कि ये क्या था और किस प्रकार से इसने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको सुधारने के लिए जो सरकार है उसको प्रेरित किया। तो जो सत्यम घोटाले की जो कंपनी थी सत्यम कंप्यूटिंग सर्विस, उसकी स्थापना राजू ब्रदर्स के द्वारा 1987 में की गई थी और यह कंपनी 2003 के अंदर यूनिकॉर्न बन गई थी, अर्थात इसने 1 बिलियन की वैल्यूएशन प्राप्त कर ली थी और जल्द ही इसने 2008 के अंदर 2 बिलियन की वैल्यूएशन भी प्राप्त कर ली। अब ये वैल्यूएशन जो इसने प्राप्त की, इसमें ही जो था गोलमाल था। गोलमाल कैसे था कि जो इसकी कंपनी की बैलेंस शीट थी उसके अंदर जो राजू ब्रदर्स थे, जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने झूठे बिल बनाकर जो कंपनी की ग्रोथ है उसको फर्जी तरीके से अधिक दिखाया, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको लगे कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत अधिक हो रही है और उसमें अधिक इन्वेस्ट हो सके। अगर कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट अधिक होगी तो जो कंपनी का शेयर प्राइस है वह और अधिक बढ़ेगा। तो जो इसकी जो अधिकतर जो शेयर होल्डर धारक थे वो जो राजू ब्रदर्स थे वही थे। तो जब जैसे ही कंपनी के जो शेयर बढ़े तो जो राजू ब्रदर्स ने क्या किया, अपने जो शेयर्स थे उनको अधिक दाम में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही ये जो धोखाधड़ी है सार्वजनिक हो जाएगी तो जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी और इसका शेयर का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो इन्होंने कंपनी की जो शेयर हैं इलॉजिकल तरीके से बढ़ाकर अधिक दाम पर बेचे और जो हितधारक थे उनके हित को कॉम्प्रोमाइज किया। तो इस प्रकार से उन्होंने 7,136 करोड़ की धोखाधड़ी की, जिसको राजू ब्रदर्स ने 2009 के अंदर खुद ने स्वीकार किया। तभी इसका जो घोटाले का नाम है सत्यम घोटाला 2009 है। और 2015 के अंदर ये प्रश्न आया था क्योंकि 2015 के अंदर राजू ब्रदर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। तो इस प्रकार की जो घोटाले हैं या इस प्रकार की जो फ्रॉड को देखकर सरकार ने क्या नए चेंजेस लाई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, ताकि इस प्रकार के घोटाले वापस ना हो सके, उन्हीं को हमें यहाँ पर दिखाना है, ताकि जो कंपनी के जो मालिक होते हैं उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो हम प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम प्रश्न की शुरुआत जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसी को परिभाषित करके कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा लिखी गई है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को जो नियंत्रित और निर्देशित करने वाले जो नियम होते हैं, जो प्रक्रिया या प्रथाएं होती हैं, उसमें नैतिकता हो और जो हितधारक हैं उसके जो हित हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके। यही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा है। आप परिभाषा के नीचे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके पिलर को बता सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर क्या क्या होते हैं। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे डायग्राम बनाकर कि पारदर्शी हो या जवाबदेह हो या फिर नैतिक हो, निष्पक्ष हो, जो सत्यनिष्ठ हो, इस प्रकार से आप यहाँ पर डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। और फिर आप बता सकते हैं मेन बॉडी के अंदर कि जो सत्यम कांड हुआ था उसने क्या सवाल सरकार के सामने खड़े कर दिए, ताकि सरकार को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि कंपनी के अंदर अनैतिक आचरण, गलत तरीके से जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसको बढ़ाकर दिखाना, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको धोखे से इन्वेस्ट के लिए राजी किया जा सके। और जो लेखांकन है उसमें भी धोखाधड़ी हुई, जैसे फर्जी बैलेंस शीट को बनाई गई। और जो बोर्ड है, जो कंपनी के मालिक हैं, उनकी अप्रभाविता को भी यहाँ पर दिखा रहा था। और जो जवाबदेही था उसका भी अभाव था, पारदर्शिता का भी अभाव था। और जो हितधारकों को वास्तविकता न बताना कि यह जो
जो कंपनी की ग्रोथ है यह वास्तविक नहीं है, यह फर्जी तरीके से दिखाई गई है। ये सवाल हैं जो सरकार के सामने आई। अब ये सवाल जब सरकार के सामने आए तो सरकार को कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी, तो उन बदलावों को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं कि सत्यम घोटाले 2009 के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाए गए परिवर्तन। आप यहाँ पर जो परिवर्तन है उनको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन लाए गए थे। जैसे कि जो सबसे पहले तो 2009 के अंदर घोटाले के बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, और जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाया गया था वो 2013 का कंपनी अधिनियम था। यह 2015 के अंदर प्रश्न आया था और 2013 के अंदर कंपनी अधिनियम लाया गया था। तो ये कंपनी अधिनियम लाने के जो मूल कारण था वो सत्यम घोटाला ही था। और 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके अंदर क्या बदलाव लाए गए, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है उसको अपराध घोषित किया गया, और लेखा परीक्षक हैं जो ऑडिट करते थे कंपनी की और जो निदेशक थे उसको जिम्मेदारी और जवाबदेही को यहाँ पर रेखांकित किया गया। विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार के प्रावधान 2013 कंपनी अधिनियम के तहत लाए गए ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह प्रश्न 2015 के अंदर आया था, तो हम यहाँ पर कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसी पर फोकस करके यहाँ पर हमें आंसर देना था, बट हम आज इसको एड्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद जो 2015 के बाद भी जो सुधार लाए गए उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 2017 के अंदर उदय कोटक समिति का गठन किया गया, और जैसे कि 2018 के अंदर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है उसका गठन किया गया, और 2011 के अंदर जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है उसने जो व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। तो इस प्रकार के जो बदलाव लेके आई जिसके कारण जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, तो इन बदलाव को हमें यहाँ पर बताना था। तो यही प्रश्न की जो मेन डिमांड थी। आप जो इन बदलाव को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर शॉर्ट में बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं अभी भी विद्यमान है। जैसे कि जो निजी हित हैं और सार्वजनिक हित हैं उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो कंपनी के जो मालिक होते हैं या जो कंपनी के सीईओ होते हैं वह सार्वजनिक हित को निजी हित के सामने कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि जो 2018 का मामला था चंदा कोचर वाला, आईसीआईसीआई बैंक वाला, जिसने अपने पति के लाभ के लिए जो वीडियोकॉन कंपनी को फर्जी लोन दिया था, और स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण नहीं कि जो कंपनी है उसका जो मालिक है वही उसका मैनेजमेंट संभालते हैं। जैसे कि जो रिलायंस कंपनी का इशू बार बार सामने आता है। इस प्रकार की जो चुनौतियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखी जाती है। अब हम शॉर्ट में यहाँ पर बता सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। आगे हम यही जो सेबी जैसे बोर्ड है उनको और अधिक मजबूत किया जा सकता है ताकि वह अधिक जो जवाबदेही और पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित कर सके, और जो साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी जो वर्तमान समय में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको भी सुनिश्चित किया जा सके। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भगवत गीता की धर्म की अवधारणा है जो कर्तव्य के ऊपर जोर देती है, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको अपने कर्तव्य का पथ है उस पर चलना चाहिए। तो जो कंपनी के मालिक है उनको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए जो उनका कर्तव्य है उसकी पालना करनी चाहिए ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वह पारदर्शी और जवाबदेही हो सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे उत्तर है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंटीग्रिटी इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है। उन कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर संक्षेप में चर्चा करें जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का पतन हुआ है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो इंटीग्रिटी इंडेक्स जारी करता है जिसके अंदर जो भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी होती है कि इसके अंदर अगर रैंकिंग अच्छी है तो इसका मतलब है कि उस देश की जो भ्रष्टाचार उस देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है या भ्रष्टाचार कम है। जिसमें इसका स्थान नीचे है उससे तात्पर्य है कि उस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो जो भारत का स्थान बहुत नीचे है इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार अधिक है, तो अर्थ हो गया कि सार्वजनिक नैतिकता है उसका पतन हो रखा है देश के अंदर। अब हमें ये बताना है कि कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण वो जो सार्वजनिक पतन हुआ है, और उन कारणों में हमें स्पेसिफिक बताना है कि जो कानूनी कारक कौन से हैं, राजनीतिक कारक कौन से हैं, या फिर जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं, उनको हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो प्रश्न की मूल डिमांड थी। अब हम इस प्रश्न को एड्रेस कैसे करेंगे। हम इंट्रो में बता सकते हैं कि जो सीधा आया हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम आया हुआ है उसकी इंटीग्रिटी इंडेक्स है उसमें जो भारत की रैंक है उसकी जानकारी दे सकते हैं कि हाँ जो आप बात कह रहे हैं वो आप बात बहुत सही कह रहे हैं कि जो भारत का स्थान है इंटीग्रिटी इंडेक्स में वो बहुत नीचे है, क्योंकि जो भारत का स्थान है वो 85 है आउट ऑफ 180 कंट्री में से। अब मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में हम हेडिंग डाल देंगे
कि निम्न कारक हैं जिसके कारण, निम्न जो कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का पतन हुआ है। तो पहला पॉइंट हेडिंग डाल सकते हैं, पहला पॉइंट कानूनी कारक, दूसरा राजनीतिक कारक, तीसरा जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। इस प्रकार से हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं। तो जो पहले कानूनी कारक है उसके बारे में बता सकते हैं कि निम्न कानूनी कारकों के कारण जो भारत में सार्वजनिक नैतिकता का पतन हो रखा है। जैसे पहला है अप्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां, लोकपाल हो गया, वह अप्रभावी है। कैसे अप्रभावी? जो लोकपाल है उसके अंदर जो प्रथम लोकपाल का जो नियुक्ति हुई वह उसके गठन के 2013 जो उसका गठन 2013 के अंदर हुआ, उसके 6 साल बाद 2019 के अंदर हुआ। जो भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे बड़ी जो बॉडी है, जो लोकपाल है, उसका जो पद है वही खाली पड़ा है 6 सालों से। तो जो भारत के अंदर भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? यही जो सबसे पहला कानूनी कारक है कि अप्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं। दूसरा कारक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपर्याप्त संपत्ति घोषणा और प्रकटीकरण तंत्र है। भारत के अंदर जो राजनेता और लोक सेवक होते हैं वो जो अपनी संपत्ति है उसकी सही ब्यौरा देते ही नहीं है, अपनी संपत्ति को छुपाते हैं या उसको काला धन है उसके रूप में रखते हैं। तो जो संपत्ति के प्रकटीकरण के लिए जो सिस्टम है वही अप्रभावी है। तो पता ही नहीं चल पाता कि वास्तविकता में संपत्ति कितनी है नेताओं के पास, या जो सिविल सेवक हो गए या जो अन्य लोग हो गए। और तीसरा कारण क्या है? विसल ब्लोअर की सुरक्षा का अभाव है। जो विसल ब्लोअर है उनकी सुरक्षा ही नहीं, जो किसी प्रकार की जो शिकायत करते हैं उनको जान से मारने की धमकियां मिलती हैं या उनको मार भी दिया जाता है। जैसे कि 2003 के अंदर सत्यम दुबे को जो नेशनल हाईवे के अंदर जो फ्रॉड था उसको पकड़वाने के लिए जो उन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में काम किया था। तो इस प्रकार के जो यही जो कानूनी कारक हैं जो भारत के अंदर जो सार्वजनिक नैतिकता का पतन करते हैं, अगर इस प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाए, जैसे विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, तो अधिक से अधिक लोग विसल ब्लोअर के रूप में सामने आएंगे और जो भ्रष्टाचारी है उनकी शिकायत करेंगे, जिससे क्या होगा? सार्वजनिक नैतिकता है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये जो कमियां कानूनी कारक के रूप में हमने देखी। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक तो है क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसके अंदर राजनेता जो बिजनेसमैन है उनके साथ गठजोड़ करके टेंडर वगैरह जारी करते हैं। यह सार्वजनिक नैतिकता को गिराता है। और जो राजनीतिक फंडिंग होती है उसके बारे में कोई व्यक्ति जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी होती है उनको आरटीआई से बाहर रखा गया है। अगर उनको आरटीआई के अंदर लाया जाएगा तो पता चलेगा कि भाई राजनीतिक पार्टी है उसको कौन फंड कर रहा है, कहाँ से राजनीतिक पार्टी के पास पैसा आ रहा है। तो अगर ये पता होगा तो जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जिनका साथ सरकार देती है तो वो उनके नाम सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, बट ऐसा प्रावधान नहीं है। तो यह भी एक फैक्टर हो गया। और तीसरा कारण है गठबंधन की राजनीति हो गई। और चौथा कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं राजनीति का अपराधीकरण है। अपराधी लोग आएंगे। अपराधी लोग का आने का मेन उद्देश्य क्या होता है? राजनीति के माध्यम से अधिक पैसे कमा सके। और पांचवा कारण हम देख सकते हैं जो चुनाव में काले धन का उपयोग होता है, तो चुनाव के अंदर अधिक से अधिक पैसे खर्च कर सके इसके लिए क्या करते हैं लोग, जो राजनेता होते हैं वो अधिक से अधिक भ्रष्टाचार के रूप में धन को संचित करते हैं। तो यह भी एक जो भ्रष्टाचार सार्वजनिक नैतिकता को गिराने का एक कारक हो गया। और तीसरा है सामाजिक कारक। कौन कौन से हैं? सामाजिक कारक में वही समाज के अंदर विसल ब्लोअर संस्कृति का अभाव है। हम जो है कभी भी भ्रष्टाचारी होते हैं उनकी शिकायत दर्ज करवाते ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो समाज के अंदर संस्कृति का अभाव है, अगर इस प्रकार की जो संस्कृति हो कि प्रत्येक व्यक्ति विसल ब्लोअर के रूप में काम करे, तो जो नेता हो गए या सिविल सेवक हो गए, उनके मन में डर का माहौल पैदा होगा, जिसके कारण क्या होगा? जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और समाज के अंदर नैतिक शिक्षा की कमी है। और तीसरा कारण है जातियों का वर्ग विभाजन है समाज के अंदर। तो यह भी भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे कि कोई 3 व्यक्ति हैं, तीन जातियों के व्यक्ति XYZ, और कोई सिविल सेवक वो Y जाति का है। अगर Y जाति का व्यक्ति Y जाति के सिविल सेवक के पास जाता है तो वो उसकी जो शिकायत है उसको तुरंत सुन लेता है या फिर बिना रिश्वत के भी सुन लेता है। अगर X व्यक्ति और Z व्यक्ति का कोई व्यक्ति शिकायत लेकर Y व्यक्ति के पास जाता है तो वह जो Y जाति का जो सिविल सेवक है वो X और Z जाति के व्यक्तियों की शिकायत को बिना रिश्वत के नहीं सुनता है। इस प्रकार के मामले भी हम देखते हैं। तो यह भी एक सार्वजनिक नैतिकता है उसको गिराने का कारक है। और चौथा क्या कारक है कि समाज के अंदर सामाजिक स्वीकार्यता है। समाज जो है वो भ्रष्टाचारी को एक ही नजर से देख ही नहीं रहा है। तो ये कारक हमने यहाँ पर देख लिए। तो चौथा था सांस्कृतिक कारक। कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक कारक वही है कि जो पहले हमने अभी पहला पॉइंट अभी ऊपर देखा कि भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता है, कि समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और समाज के अंदर क्या है? उपहार की संस्कृति है। ये संस्कृति हमारी जो इंडियन कल्चर है वो सदियों से चला आ रहा है कि भारत के अंदर उपहार का कल्चर है।
जो भ्रष्टाचार होता है उसको उपहार का टैग देकर स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये भी एक जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको गिराने का कारक हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो कारक है उनको अलग अलग हेडिंग वाइज एड्रेस कर दिया है और हम आगे बता सकते हैं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उपाय को भी हम ऐसे ही बता सकते हैं कि सामाजिक उपाय क्या किए जा सकते हैं, या राजनीतिक उपाय क्या किए जा सकते हैं, या फिर जो प्रशासनिक उपाय क्या किए जा सकते हैं, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सामाजिक उपाय को आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जैसे कि नैतिक शिक्षा सुनिश्चित किया जाए, या भ्रष्टाचारी को समाज में एक ही दृष्टि से देखा जाए, या नागरिक सहभागिता है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। राजनीतिक उपाय में देख सकते हैं कि जो अपराधीकरण को रोकने के लिए संसद में कोई अधिनियम पारित किया जाए, या फिर राज्य वित्त पोषित चुनाव होने चाहिए, जैसे कि जर्मनी के अंदर राज्य वित्त पोषित चुनाव है। तो अब इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं उनको अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके नोट्स वैल्यू एडेड हो सके। डिजिटल गवर्नेंस उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, जो कि सरकार ई गवर्नेंस के माध्यम वर्तमान में कर भी रही है। प्रशासनिक उपाय क्या है कि स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हो, या पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, विसल ब्लोअर की सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित हो, जो हमें कानूनी उपाय में भी लिख सकते हैं। और अन्य उपाय क्या किए जा सकते हैं, न्यायिक प्रणाली को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसको बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि हम नाम सुनते हैं स्विस बैंक का नाम सुनते हैं, तो इस प्रकार के जो विदेशों में जो पैसे जमा कराए जाते हैं उनको रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंक्लूजन में बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार हिंसा का रूप है जो लाखों लोगों के जीवन और भविष्य को नष्ट कर देता है। यह कैलाश सत्यार्थी जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका कथन है। तो उनके कथन के साथ हम खत्म कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है, तो इसलिए हमें भ्रष्टाचार को या जो खत्म करके सार्वजनिक नैतिकता है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को एक गंभीर विकास चुनौती के रूप में देखें। अब हमें इसमें यही बताना है कि भारतीय जो राजनीति है, जो राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है राजनेताओं के माध्यम से, वह जो भ्रष्टाचार है जो भारत की विकासात्मक ग्रोथ है उसको कैसे बाधित करता है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वही वापस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो इंटीग्रेटेड इंडेक्स है उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार की इंट्रो है, आप हर टॉपिक के साथ बना लेंगे तो आपके लिए जो प्रश्न को एड्रेस करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इंट्रो बने बनाए होते हैं तो आप हाथों हाथ प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं प्रश्न को देखते ही। और इस प्रकार के जो इंट्रो है वो हर प्रश्न के साथ चल जाते हैं, और मेन बॉडी में ही आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय जो राजनीति है उस जो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार किस प्रकार से विकास की गति को धीमा कर देता है। इस प्रकार हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं कि निम्न प्रकार से कर सकता है, जैसे कि सुशासन को कमजोर कर सकता है। सुशासन को कैसे कमजोर कर देगा कि जो भ्रष्टाचार है वो पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को रोकता है, और व्यक्तिगत रहते हैं उनको सार्वजनिक हित से ऊपर देखता है, तो यह सुशासन को कम कर देता है। अगर सुशासन ही कम हो जाएगा तो जो समाज के जो वंचित व्यक्ति, जो निम्नतम तबके वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं या फिर जो विकासात्मक नीतियां बनाई गई हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता, और जो भारतीय विकासात्मक गति है वो धीमी हो जाती है। और दूसरा है आर्थिक विकास पर प्रभाव। अब आर्थिक विकास पर प्रभाव कैसे है, आर्थिक विकास पर इस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है कि अगर भारत के अंदर भ्रष्टाचार अधिक है भारतीय राजनीति के अंदर, तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार अधिक है, तो हमारे को वहां पर अपना बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, हमें जो राजनेता है उनको पैसे खिलाने पड़ेंगे, तो जो वो इन्वेस्टर हैं वो देश में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएंगे। तो यदि वे व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भारत में जो डॉलर नहीं आएगा, और जो भारत का विदेशी रिजर्व है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भारतीय विकासात्मक गति है वो धीमी हो जाएगी। और भी यहाँ पर कारण लिखे गए हैं कि सार्वजनिक विश्वास को कम कर देता है, जैसे व्यापम घोटाला था, और जो इनोवेशन है उसको भी जो राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो रोकता है। क्यों रोकता है इनोवेशन को, कि यदि इनोवेटिव तकनीकें भारत के अंदर आ गई तो जो राजनेता हैं उनको भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके नहीं मिलेंगे, और उनके लिए जो पैसे कमाने के जो साधन है वो कम हो जाएंगे। तो वे इस प्रकार की जो इनोवेशन को भारत में लाने से स्वयं ही अवरुद्ध का काम करेंगे। तो यह एक प्रकार से भारतीय विकास को गति को पीछे ले जाने वाला कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भारत के विकास को बाधित किया जाता है, और संसाधनों का अपव्यय होता है, जो जनता का पैसा होता है, जो कर का पैसा होता है उसका अपव्यय किया जाता है। कैसे, जैसे अभी हाल ही में बिहार के अंदर जो पुल कांड हुआ था, जो पुल गिर गया था, तो उसके अंदर 1700 करोड़ का नुकसान हुआ। अब वो नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि जो घटिया किस्म का सामग्री का प्रयोग किया गया, क्योंकि उसके अंदर जो पैसे थे वो भ्रष्टाचार के रूप में राजनेताओं द्वारा या सिविल सेवकों द्वारा खा ली गई। तो जो भारत की जो आधारभूत संरचना है उसको ये कमजोर कर रहा है। अगर आधारभूत संरचना ही कमजोर है तो जो देश की गति है, विकास में गति है, वो अब
ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी, तो ये भी उसका एक कारक हो गया। और अन्य कारक भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब उपाय में क्या किए जा सकते हैं, वही जो ऊपर लिखे गए थे उन्हीं को आप वापस देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीति में रोकने के लिए कोई अधिनियम लेके आए संसद, या राज्य वित्त पोषित चुनाव हो, सरकारी टेंडर में पारदर्शिता हो, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हो, और सिविल सोसाइटी और मीडिया हो। जिस प्रकार से मीडिया ने राष्ट्रमंडल जो खेल घोटाला 2010 के अंदर हुआ था उसको उद्घाटित किया था, इसी प्रकार से मीडिया आज जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है वो मजबूती के साथ लोगों का साथ दे, ताकि जो लोकतंत्र की चारपाई है वो मजबूत हो पाए, और जो देश है वो विकास की जो गति है उसको अधिकतम स्तर तक ले जाए। और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, जो इंदिरा गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका कोट है कि भ्रष्टाचार से बड़ी कोई बुराई नहीं है, हम सभी को इसे खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हम सभी मिलकर काम करेंगे, समाज के अंदर सार्वजनिक नैतिकता को सुनिश्चित करेंगे, विसल ब्लोअर के रूप में आगे आएंगे, उसको सुनिश्चित कर सकेंगे, और जो देश की गति है उसको अधिकतम, विकास की गति है उसको अधिकतम स्तर पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ अपने उत्तर हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर जो प्रेशर ग्रुप हैं जिसके क्वेश्चन हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन प्रश्नों को आप स्वयं एक बार करने का प्रयास कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हम कल के वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नए टॉपिक प्रेशर ग्रुप के साथ। जय हिंद, जय भारत।